हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होगे आप लोग। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो लास्ट टाइम पे जब सेशन का अनाउंसमेंट हुआ था कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो जल्दी स्टार्ट होने वाली केमिस्ट्री की, है ना। तो काफ़ी समय हो चुका, तो अब जो है प्रॉपर शेड्यूल बन चुका है। तो अब क्लासेस रेगुलर आपको मिलेंगी और जो भी क्लास जब रहा करेगी तो कम्युनिटी पर जो है आपको पोस्ट मिल जाया करेगी कि कितने बजे क्लास आपको मिलने वाली है। शुरू में अभी क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अभी मिलेंगी और फिर जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे और अगर आपकी डिमांड आएगी तो फिर लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आज से हम लोग जो है 11th का जेई नीट वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो जेई और नीट को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। आपका 11th के साथ जेई नीट चलता जाएगा। 11th का जो सिलेबस है, जैसा कि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी रेशनलाइज्ड हो चुकी है ना। तो उसमें से जो चैप्टर्स हटाए गए हैं अभी वो केवल 11th से ही हटाए जाएंगे। जो 12th से हटाए गए हैं वो केवल 12th बोर्ड से ही हटाए गए हैं। अभी एनटीए का कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है कि जेई या नीट का सिलेबस क्या है। और जहाँ तक संभव है कि इस बार जो रेशनलाइज्ड हुआ एनसीईआरटी से कंटेंट वो जेई नीट में आएगा। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप पूरा पढ़िए और इसीलिए हम आपको पूरा पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो आपकी पूरी जेई नीट की तैयारी आपकी चलती रहेगी साथ साथ। तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले चैप्टर से, ठीक है। 11th का पहला चैप्टर हमारा जो है आपको पता ही है, पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, है ना। मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब जैसा कि आपको पता है ये 11th का जो पहला चैप्टर है इसमें सारी बेसिक बातें आपको कवर करनी है, ठीक है। सारी बेसिक बातें जैसे आपने अभी तक जो भी इसके पहले पढ़ा था वो सारी चीज़ें 9th-10th में छोटी छोटी चीज़ें है ना, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, वो सारी चीज़ें एक बार यहाँ पे आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी। क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री किस पर बेस्ड है, केमिस्ट्री बेस्ड है इन्हीं सारी चीज़ों पर, परमाणुओं पर, अणुओं पर, है ना। फिर उनसे बेस्ड कैलकुलेशन आगे चलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आपको पहले सारी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो आपके लिए बेहतर होगा। और अभी हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ दो एक बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहला, हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पढ़ाएंगे वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ठीक है। आपका जेई एडवांस तक का पूरा कवर रहेगा। आपका बेसिक 11th कवर रहेगा। जो 12th का जब क्लास लेंगे 12th कवर रहेगा। उसमें नीट का, उसमें जेई नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस तक का अलग से करवाएंगे, ठीक है। जैसे जो चैप्टर आपका हो जाएगा जेई मेंस तक, नीट जेई मेंस के लिए सेम रहेगा और जेई एडवांस के लिए जो भी क्लासेस होंगी वो हम बता देंगे कि ये लेक्चर जो है वो जेई एडवांस वालों के लिए रहेगा। तो अभी तो आपके लिए बस इतनी चीज़ें हैं कि जब भी आप क्लास करिए, क्लास अगर देख रहे हो, हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप क्लास के साथ ही अपनी नोट्स बनाते चलिए। और क्लास में जितनी भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उन क्वेश्चंस को अपने से प्रैक्टिस भी करिएगा। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हमने कोई क्वेश्चन कराया, उन क्वेश्चंस में आप डिजिट चेंज कर लीजिए अपने से और डिजिट्स को चेंज करके एक नया क्वेश्चन बनाइए, उससे आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें थ्योरी कम रहेगी, न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा सॉल्व करने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में तो आपको क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस क्या हो जाएं, कवर हो जाएं क्लास के दौरान ही। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखे रहोगे और एग्ज़ाम में आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी, हाँ ये तो क्वेश्चन हमको आता है। और अगर सारे क्वेश्चंस आपको आते हुए मिले तो फिर सिलेक्शन तो कहीं गया ही नहीं, सिलेक्शन तो आपके हाथों में ही रहेगा। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो अनुशासन के साथ रेगुलर पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, आपको जो भी क्लासेस मिले आप जुड़ जाइए अभी से और रेगुलर क्लासेस करते जाइए और एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ते जाइए। अपना जो काम ईमानदारी से करते जाइए, क्लास में साथ में नोट्स बनाते जाइए, बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। जैसा कि नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो सबसे पहले तो इसमें हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बातें करनी है। अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें अगर हम करें तो उसमें कौन सी बातें होंगी, सर बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात सबसे पहले तो शुरू करें कि भाई ये जो केमिस्ट्री है, ये जो रसायन विज्ञान है,
ये है क्या, बहुत छोटी सी बातों से शुरुआत करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। सर ये केमिस्ट्री है क्या, है ना, केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री सिंपल सा क्या है, द्रव्यों का अध्ययन। किसका अध्ययन है, द्रव्यों का अध्ययन। अब द्रव्यों का अध्ययन, तो द्रव्यों में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, तो भाई द्रव्य के संगठन। संगठन का मतलब है कोई भी जो द्रव्य है, कोई भी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है, उसकी संरचना किससे मिलकर बना है ये पता चल गया तो वो कैसे बना है, उसकी संरचना क्या है ये पता चल गया, तो फिर उसके गुण बेटा कि वो जो पदार्थ है उसके गुण क्या क्या हैं, और गुण पता चल जाए तो उसमें हमें परिवर्तन के बारे में कि वो पदार्थ किन किन प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है। तो केमिस्ट्री बेसिक सी कहानी क्या है, केमिस्ट्री का मतलब है भाई द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणों और परिवर्तन का अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी द्रव्य के संगठन, उसकी संरचना, उसके गुणों और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य के संगठन, संरचना, गुण और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब इस अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा कि द्रव्य किन कणों से मिलकर बना है ना, परमाणु कैसे हैं, मतलब वो किन कणों से मिलकर बना है, कण मतलब परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। परमाणु जब समान प्रकार के होते हैं तो वो क्या बनता है बेटा, तत्व बनता है, और तत्व सारे के सारे हमारे पास आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व हैं। तो अगर हम सारे तत्वों के बारे में जान जाएंगे तो ये संगठन वाली कहानी तो क्या हो जाएगी, क्लियर हो ही जाएगी। और आपको पता है जब तत्वों के जो परमाणु मिलते हैं तो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, अणु बनाते हैं, और जब दो या दो से ज़्यादा तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो क्या बनता है बेटा, यौगिक बनता है ना। तो यही सारी बातें संगठन मतलब उसमें किस प्रकार के परमाणु हैं या अणु हैं या कोई भी पदार्थ यौगिक है कि वो तत्व है, इन सब चीज़ों की बातें करनी होती है। संरचना के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि कोई भी अणु किस प्रकार से है ना, उसकी संरचना क्या है। गुण, उसमें कौन से गुण हैं, जैसे कुछ भौतिक गुण, रासायनिक गुण, परिवर्तन भी, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो इन सारी चीज़ों की बातें हम लोगों को करनी होती है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो केमिस्ट्री सिंपल सा क्या है, द्रव्य के संगठन, संरचना, गुण और परिवर्तन का अध्ययन। ये केमिस्ट्री के नाम की बात करें तो केमिस्ट्री का जो उद्भव माना जाता है कि केमिस्ट्री का जन्म कहाँ हुआ, तो माना जाता है मिस्र देश में। और मिस्र में जो है, मिस्र की मिट्टी का नाम कीमिया था, ठीक है। और वहाँ पहले जो केमिस्ट्री थी शुरू में वहाँ पे क्या माना जाता था कि केमिस्ट्री भाई जो डेवलप हुई वो एक आर्ट के फॉर्म में डेवलप हुई। जैसे बॉडीज़ को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए वो लोग केमिकल लगाकर उस पर, जैसे मम्मी आप लोगों ने देखा ना, मूवी भी बनी मम्मी वाली, तो जो लाश होती थी, लाशें होती थी, बॉडी होती थी, उनको सुरक्षित रखने के लिए उस पर केमिकल का लेप करके क्या करते थे, उसे काफ़ी सालों तक बॉडी को सुरक्षित रखा जाता था। तो इस तरह से केमिकल्स का यूज़ किया जाता था। और भी धातु कर्म में, मतलब खनिजों से धातुओं के निष्कर्षण में, तो बहुत सारी अलग अलग विधियां उस समय तक थी। तो शुरू में तो इसको विज्ञान माना नहीं जाता था, शुरू में माना जाता था एक कला के रूप में इसका उद्भव हुआ। तो वहाँ की जो कला थी उसको बोलते थे कीमियागिरी, और कीमियागिरी को ही क्या बोला गया, केमिस्ट्री। क्या बोला गया, केमिस्ट्री। तो ये जो आप देखेंगे केमिस्ट्री का नाम कहाँ से आया, तो केमिस्ट्री का नाम आया है कीमिया से, ठीक है। मिस्र देश में उद्भव माना जाता है और मिस्र की कला थी कीमियागिरी। उस कीमियागिरी का मतलब ही केमिस्ट्री है, जो कि वहाँ कीमिया वर्ड, वहाँ की काली मिट्टी का क्या है, द्योतक है उसका, जो है काली मिट्टी के संदर्भ में ये काली मिट्टी को दर्शाता है। तो उसका वर्ड कीमिया, केमिस्ट्री वर्ड जो है वो केमिया से है, और उसमें पढ़ना इन चीज़ों के बारे में। चलो अब जैसा कि हमने कहा केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है बेटा, द्रव्य के बारे में पढ़ना है। तो द्रव्य की बात आएगी तो द्रव्य का वर्गीकरण किया जाएगा। फिर द्रव्य है क्या, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं द्रव्य है क्या, है ना, द्रव्य है क्या। उससे भी पहले हम बात करेंगे कि भाई हमारे जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज़ें हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज़ें हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड केवल दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, या तो कोई चीज़ द्रव्य होगी या तो कोई चीज़ ऊर्जा होगी। ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, या तो कोई चीज़ द्रव्य है या तो कोई चीज़ ऊर्जा है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग हैं, जिन वस्तुओं को आप देख सकते हो जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, वो सब द्रव्य हैं, हम एक प्रकार के द्रव्य हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमारी आवाज़ है, ध्वनि जो होती है, जैसे हम अभी कुछ बोल रहे हैं
तो क्या हम जो बोल रहे हैं वो आपके कान में जाके बैठ गया कि नहीं सर आप इतनी बात बोल दिए, वो हमारे कान में बैठा, अब आप कुछ और बोलेंगे तो जब तक हम पिछली बात को खींच के निकालेंगे नहीं तब तक नई बात कान में जाएगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारी आवाज़ गई और आपके कानों में बैठ गई कि भैया हम तो इतनी जगह घेरेंगे, हमको मतलब नहीं, अगली बात बुलानी पहले हमको निकालो तुम। तो ऐसा तो होता नहीं। जैसे यहाँ पे हमारी कई सारी लाइट लगी, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, ठीक है, वो लाइट आ रही, मान लो हम वहाँ पे 10 लाइट लगा दें, तो क्या आप ऐसे कहोगे कि सर 10 लाइट मत लगाइए, इस लाइट के वेट से हम दबे जा रहे हैं, ठीक है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, हम दबे जा रहे हैं, बंद कर दीजिए सारी लाइट। ऐसा तो है नहीं। या मान लो बहुत सारी लाइट्स लगी है, तो क्या उस लाइट के भार से हम दबे जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश भी क्या है? ऊर्जा है, द्रव्य नहीं है। क्योंकि अगर ये द्रव्य होता तो जितनी लाइट आ रही है वो सारा हमारे ऊपर स्थान घेर लेती और हमको दबा देती। इतनी सारी लाइट लगी हैं, हम पढ़ा भी ना पा रहे होते, ठीक है, लाइट के बोझ तले आप लोगों को हम पढ़ा ना पा रहे होते। तो जो प्रकाश है वो भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ें हैं, या तो कोई चीज़ द्रव्य होगी या तो कोई चीज़ ऊर्जा होगी। और इसी के लिए आइंस्टीन का एक फेमस समीकरण है कि भाई द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, E बराबर mc स्क्वायर से, है ना। E यहाँ पे क्या है बेटा? E यहाँ पे ऊर्जा थी और m जो है ये द्रव्यमान है। तो मतलब आइंस्टीन ने बताया कि भैया जो द्रव्यमान है और ऊर्जा है वो एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ें हैं और उन चीज़ों में से एक जो द्रव्य है, द्रव्य का अध्ययन ही केमिस्ट्री है। बस सिंपल सी कहानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये द्रव्य है क्या, ये मैटर है क्या, इसकी बात करते हैं। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न कर सके, जो क्या उत्पन्न कर सके बेटा? प्रतिरोध उत्पन्न करती हो, या जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों में जो इंद्रियों का काम है वो क्या है? इंद्रियों का काम क्या है बेटा? इंद्रियों का काम जैसे मान लीजिए नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। तो जैसे गैस है, गैस को हम सूंघ सकते हैं, महक सकते हैं, है ना। जैसे जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना, चखना। कोई चीज़ हम चख रहे हैं, जैसे पानी पिए, शरबत पिए, मौसम्बी का जूस का अलग टेस्ट है, पाइनएप्पल का जूस का अलग टेस्ट है, अनार के जूस का अलग टेस्ट है, तो हम चख रहे हैं। तो ये जो जूस है ये भी क्या है? ये भी आपका क्या है बेटा? अगर आप देखोगे तो ये भी आपका क्या है? द्रव्य होता है ना। तो हमारी जैसे त्वचा है, इस पर हम भाई हवा जो चल रही है उसको हम देख तो पा नहीं रहे लेकिन महसूस कर पा रहे हैं, है ना। तो त्वचा से हम क्या कर रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं, तो हम उसको स्पर्श कर सकते हैं। देखना, कोई चीज़ हम देख पा रहे हैं, है ना। तो ज्ञानेंद्रियों से, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही क्या है? वही क्या है? द्रव्य है। वही क्या है बेटा? द्रव्य। अब ये प्रतिरोध उत्पन्न करने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ये हमारे पास पेन है और ये कार्ड होल्डर है। ये कार्ड होल्डर ठीक है मेटल का बना हुआ है, तो ये भारी है, और ये पेन प्लास्टिक की बनी हुई है, हल्की है। अगर हम इन दोनों को सेम टाइम पे नीचे गिराएं तो ये जो आपका कार्ड होल्डर होगा ये जल्दी नीचे पहुँचेगा और ये जो आपकी पेन होगी ये देर से नीचे पहुँचेगी। क्या कारण है? कारण ये है कि यहाँ पे माध्यम उपस्थित है, यहाँ पे हवा है, तो वो हवा जो है ये भारी होने के कारण इस पर कम प्रतिरोध लगाएगी और ये हल्के होने के कारण इस पर ज़्यादा प्रतिरोध लगाएगी। इस वजह से ये जल्दी नीचे पहुँचेगा और इस पर प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा तो ये देर से नीचे पहुँचेगा। तो जैसे वायु है, इन पे प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है, तो वायु क्या है? द्रव्य है। अगर मान लो यहाँ निर्वात होता, कोई माध्यम होता ही ना, तो चाहे कितनी भी वस्तु भारी हो, चाहे कितनी वस्तु हल्की हो, दोनों समान समय पर नीचे पहुँचती हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो प्रतिरोध उत्पन्न करती हो, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वो क्या होती है बेटा? वो आपकी साधारण सी द्रव्य होती है। अब ये तो बात हो गई द्रव्य की। जैसे आप देखो मेज है ना, कुर्सी है ना, गैस, जो भी गैसें होती हैं आपकी, है ना, पानी, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य हैं। हम, आप सभी तो द्रव्य हैं। ये बोर्ड, ये पेन है ना, ये चश्मा, सारी चीज़ें जो भी आसपास इस कमरे में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है बेटा? द्रव्य। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
द्रव्य की बात हो जाती है तो ये द्रव्य का वर्गीकरण है। अच्छा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा यार सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन बेटा देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप ध्यान रखिए, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़, चाहे वो आपको पता है या आपने उस चीज़ को पहले देख रखा है, अगर कोई भी चीज़ क्लास में पढ़ाई जा रही है तो उसको आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पहले देख रखी होती हैं लेकिन उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। तो जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो आपको लगता है यार ये चीज़ तो हमको आती है, ये चीज़ हम बाद में देख लेंगे, इस चीज़ को छोड़ते हैं, आगे बढ़ा के लेक्चर देख लेते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, हर छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है। और ये सारी चीज़ें जो आप जान रहे हो ये तो बेस ऑफ केमिस्ट्री, बेस ही है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझते रहिए, सुनते रहिए कहानी। ठीक है, हर चीज़ को क्या करते रहिए, एक सीरियल से चलते जाइए, तभी आपको केमिस्ट्री का फील आएगा सारी चीज़ों के साथ। ठीक, चलिए। तो द्रव्य का वर्गीकरण जो होता है, द्रव्य का वर्गीकरण बेटा दो तरीके से कर सकते हैं। एक कौन सा, भौतिक वर्गीकरण है ना, और एक आपका बेटा रासायनिक वर्गीकरण। एक आपका भौतिक वर्गीकरण और एक कौन सा, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में वही जो द्रव्य की अवस्थाएं, जैसे बेटा ठोस, आपका द्रव, आपका गैस, ये तीनों तो सामान्य अवस्थाएं। इसके अलावा आपकी प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये सामान्य अवस्थाएं हैं और इन दोनों की बातें अभी हम करते हैं। पहले भौतिक वर्गीकरण ही देख लिया जाए, है ना, फिर रासायनिक पे चलते हैं। तो भौतिक की कहानी कुछ ऐसी है कि भैया इसमें जो है भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्था का मतलब कोई पदार्थ कैसा दिख रहा है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसके बेस पर जब हम पदार्थों को बांटते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत रखते हैं। उसे ही किसमें रखते हैं बेटा, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत कहानी आप समझेंगे तो ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात कर लें अगर इन्हीं पदार्थों की, जो हमारे ठोस हैं, है ना, जो हमारी द्रव है और जो हमारा गैस है, इन लोगों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना, इनकी बातें अगर हम कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से देख लेते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को समय नहीं दे रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। हर अच्छी चीज़ को पाने के लिए समय देना जरूरी होता है। तो हर छोटी बड़ी चीज़ को समय देते चलेंगे तभी जीवन बेहतर रहेगा। ठीक है, ये पढ़ाई के लिए भी है और आपके जीवन के लिए भी है। तो ठोस में क्या होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे, अंतराणविक आकर्षण। दूसरा जो पॉइंट होगा वो किसके बेस पर, उस पर क्या चर्चा करेंगे, वो हमारा होगा अंतराणविक अवकाश। अंतराणविक अवकाश। तीसरा पॉइंट जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं वो होगा इनका आयतन। चौथा पॉइंट इनके आकार की बात कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट पर इनके घनत्व की बात कर सकते हैं। छठवें पॉइंट पर इनकी संपीड्यता की बात कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट पर इनके विसरण दर की बात कर सकते हैं और फिर अगले पॉइंट पर इनकी गति की बात कर सकते हैं। कणों की गति, किसकी गति बेटा, कणों की गति। बस इतना पॉइंट पर्याप्त है इनमें मुख्य रूप से अंतर समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ठोस क्या है बेटा, ठोस वे पदार्थ हैं जिनके कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बहुत ही प्रबल होता है, जिस कारण इनके जो कण हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं और कणों के बीच में जो दूरी होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, नगण्य होती है। तो उनके कणों के बीच अंतराणविक अवकाश का मतलब है कणों के बीच दूरी। तो कणों के बीच जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, लगभग हम क्या कह सकते हैं बेटा, नगण्य होती है। क्या होती है, नगण्य होती है।
आयतन की बात करें तो बेटा क्योंकि ठोस में कणों के बीच आकर्षण बहुत प्रबल है, जिस कारण सारे कण अपने स्थान पर क्या है, नियत रूप से स्थित हैं, फिक्स हैं। तो जब सभी कण एक जगह पर फिक्स हैं तो उनका आयतन भी निश्चित है और आकार भी क्या है, निश्चित है। तो इनका ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। घनत्व की बात करें तो घनत्व जो होता है, क्योंकि ठोस के कणों के बीच दूरी बहुत कम है, पास पास है, तो कम आयतन में ज़्यादा द्रव्यमान उपस्थित होता है। और घनत्व का मतलब ही क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो कम स्थान में ज़्यादा कण तो मतलब कम स्थान में ज़्यादा द्रव्यमान, तो घनत्व का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। तो सभी अवस्थाओं में इसका जो द्रव्यमान होता है वो सबसे अधिक, ठोस द्रव गैस में तीनों में सबसे अधिक। संपीड्यता लगभग नगण्य होती है। जैसे ये ठोस है, आप इसको दबाओ तो क्या ये दब रहा है क्या, संपीड्यता मतलब इस पर दाब लगाने पर ये अपना आकार बदल ले, या तो ऐसा तो नहीं दब नहीं रहा ना, तो संपीड्यता इनकी लगभग नगण्य है। विसरण की दर, विसरण का मतलब होता है बेटा फैलना। विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फैलना, किसी पदार्थ के कणों का किसी दूसरे माध्यम में फैलना, वही विसरण है। जैसे हम ठोसों की बात करें तो पानी में एक रंगीन चौक डाल दीजिए, पानी में लाल रंग की चौक डाल दिया या लाल रंग ही डाल दिया, तो क्या पानी में रंग डालते ही तुरंत वो पूरा पानी लाल हो जाता है, नहीं। वो जो ठोस है वो धीरे धीरे पूरे पानी में क्या होता है, फैलता है, धीरे धीरे रंग पूरे पानी में फैलता है और थोड़ी देर बाद जाके पूरे पानी का रंग बदलता है। मतलब ठोस हमारा पदार्थ है और पानी एक माध्यम है, तो ठोस पानी में फैल रहा है और फैलने की दर उसकी क्या है, बहुत ही धीमी। तो ठोस के कणों का जो विसरण दर होता है वो बहुत ही कम होता है। और इनके कणों की बात करें तो इनके कण या तो कंपन गति करते हैं या तो घूर्णन, क्योंकि भाई ठोस अगर हम बात करें ऐसा है कुछ, ठोस कुछ इस प्रकार से है, तो भाई इनमें सारे कण एक दूसरे से मजबूती से बंधेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि इसका एक कण उठ के यहाँ से कहेगा भाई आज हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, एक काम करो हम लोग जगह बदल लेते हैं, तुम हमारी जगह चले जाओ हम तुम्हारी जगह चले जाएं, तुम इसकी जगह घूमाओ हम तुम्हारी जगह घूमें, ऐसा नहीं होता। ठोस में कोई भी कण जो होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, हर कण का एक नियत स्थान है, वो उस स्थान को छोड़कर जा नहीं सकता। तो मतलब ठोस के कणों में कौन सी गति संभव नहीं है, स्थानांतरीय गति संभव नहीं है। स्थानांतरीय गति संभव नहीं है, मतलब एक कण अपने स्थान से उठकर, जैसे हम लोग जो गति करते हैं, हम लोगों की गति क्या है, स्थानांतरीय गति है, हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, ये स्थानांतरित गति है। लेकिन इसके जो कण हैं वो स्थानांतरित गति नहीं कर सकते, तो फिर अपनी ही जगह पर रहकर या तो वाइब्रेट करेंगे या तो फिर अपने ही अक्ष पर रहकर घूमेंगे, घूर्णन गति करेंगे। तो या तो ये कंपन गति करेंगे या तो ये क्या करेंगे बेटा, घूर्णन गति करेंगे। चलिए अब बात आती है किसकी, द्रव की बात कर लें। तो बेटा द्रव में आकर्षण बल जो होगा वो ठोस की तुलना में कम और गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में कम, गैस की तुलना में ज़्यादा होगा। और इसके कणों के बीच जो अंतराणविक अवकाश है वो ठोस की तुलना में ज़्यादा और गैस की तुलना में क्या होता है बेटा, कम। ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है और गैस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। गैस तो कणों के बीच बहुत दूरी होती है ना भाई, गैस के कणों के बीच जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ठोस की तुलना में जो दूरी है वो ज़्यादा है लेकिन गैस की तुलना में कम होती है। आयतन तो बेटा जो द्रव है, द्रव का आयतन क्या है, निश्चित है, और इनका जो आकार है, आकार क्या है, अनिश्चित है। उस बर्तन के समान होता है जिसमें ये रखे जाते हैं। घनत्व, बेटा घनत्व की बात करेंगे तो इनका घनत्व भी ठोस से कम और गैस से ज़्यादा, क्योंकि अगर हम एक द्रव और एक ठोस दोनों के समान आयतन ले लें तो समान आयतन में हम ये पाएंगे कि बेटा द्रव में कण कम हैं और ठोस में कण ज़्यादा है। क्यों, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं तो उतने ही आयतन में ठोस में ज़्यादा कण होंगे, और द्रव के कण दूर दूर होते हैं तो उतने ही आयतन में द्रव में कण कम होंगे, द्रव्यमान कम होगा, जिस वजह से द्रव का घनत्व ठोस से कम हो जाएगा लेकिन गैस से ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई गैस की तुलना में ज़्यादा होगा। जैसे हम अगर इसको फिगर से समझें तो ऐसे समझिए, जैसे हम ठोस अगर बात करें, ठोस ठीक है, इतना ही आयतन हम किसका ले लें, एक द्रव का ले लें, और इतना ही आयतन हम किसका ले लें, गैस का ले लें।
तो ठोस में जो कण होंगे, ठोस के कण कुछ इस तरह से व्यवस्थित होंगे, ठोसों में जो कण होंगे वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होंगे। द्रव के कण जो हैं वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होंगे, भाई उनके बीच जो दूरी है वो ठोस की तुलना में ज़्यादा होगी। और गैस के कण कुछ इस तरह से व्यवस्थित होंगे, कौन कहाँ है किसी को कुछ पता ही नहीं। तो देखो उतने ही आयतन में द्रव्य ज़्यादा है, भाई घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो जिसका आयतन तो तीनों का समान है भाई, v इसका भी आयतन, v इसका भी आयतन, v इसका भी आयतन। आयतन अगर नेग्लेक्ट कर दे तो घनत्व समानुपाती है द्रव्यमान के, मतलब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका घनत्व ज़्यादा, क्योंकि ठोस में कण ज़्यादा है तो इनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का। फिर द्रव का कण कम है तो द्रव का, और सबसे कम कण गैस में है तो इस वजह से गैस का घनत्व सबसे कम हो जाएगा। उम्मीद करते ये बात आपको प्यार से समझ में आ गई है। तो वही कहानी है यहाँ पे, सॉरी कि जो घनत्व होगा वो ठोस से कम होगा लेकिन गैस से ज़्यादा। संपीडितता इनमें भी बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर, नगण्य आप कह सकते हो। फिर बेटा विसरण की दर, तो विसरण की दर जो होगी बेटा वो ठोस की तुलना में ज़्यादा होगी और गैस की तुलना में कम। भाई द्रव जैसे पानी में दूध को मिलाओ तो थोड़ी देर में क्या होगा, मिल जाएगा ना। तो द्रव के विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। एल्कोहल में पानी मिलाओ तो द्रव के विसरण की दर ठोस से क्या होती, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर अगर हम बात करें कणों की गति की, तो ये सभी प्रकार के कण गति दर्शा सकते हैं, सभी प्रकार की कणीय गति दर्शा सकते हैं। कण जितने भी प्रकार की गति दर्शाते हैं ये सब दर्शा सकते हैं। गैस में बेटा, गैस में आकर्षण बल, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम, आप नगण्य कह सकते हो। उनके बीच दूरी बहुत अधिक, कण के बीच बहुत अधिक दूरी होती है, उनको जितना स्थान मिलता है उतने स्थान फैल जाते हैं। आयतन इनका अनिश्चित होता है, आकार भी इनका, आयतन भी अनिश्चित है और आकार भी क्या बेटा, अनिश्चित है। ये जिस पात्र में रखे जाएंगे उसका आयतन ग्रहण कर लेंगे। 1 लीटर के पात्र में रखी गई गैस है तो उसका आयतन 1 लीटर है, उतनी ही गैस को 2 लीटर के पात्र में रख दो तो उस गैस का आयतन 2 लीटर हो जाएगा। तो जितने भी बड़े पात्र में रखोगे उस पूरे का आयतन ग्रहण कर लेंगे। घनत्व बेटा, तो इनका घनत्व जो होता है वो बहुत ही कम होता है, अत्यंत कम, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया था। गैस में कण बहुत कम है। संपीडितता बहुत अधिक, गुब्बारे में भरी हुई गैस रहती है, उसको आप दबाते हैं तो क्या होती है, बहुत अधिक संपीडितता होती है। विसरण की दर, जैसे परफ्यूम है ना, अगर आप अभी हम इस रूम में परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो 2-3 सेकंड में पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाएगी। तो हवा में गैस है जो हवा में क्या हो रही, फैल रही। परफ्यूम क्या है, परफ्यूम एक प्रकार की गैस है जो हवा में क्या हो रही, फैल रही। ठीक है, तो गैसों के जो विसरण की दर होती है, गैसें बहुत तेज़ी से क्या होती, फैल जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि गैसों के जो विसरण की दर है वो क्या होती है बेटा, बहुत अधिक होती है। गैसों के विसरण की दर जो होती है वो बहुत अधिक होती है। और गैस के कण भी सभी प्रकार की कणीय गति दर्शा सकते हैं। कण जितने प्रकार की गति करते हैं वो सभी गैस के कण दर्शा सकते। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये तो ठोस द्रव गैस की कहानी हो गई। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर हम लोग बातें करते हैं। 2 और अवस्थाएं हमारे पास थी जिनके बारे में हमने चर्चा की, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तो हमारी थी प्लाज्मा, है ना भाई। ठोस द्रव गैस के अलावा एक अवस्था और हमने बताई थी प्लाज्मा, और एक अवस्था का और जिक्र किया था, बोस-आइंस्टीन संघनित अवस्था। बोस-आइंस्टीन संघनित अवस्था, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बस ध्यान रखिए। ये क्या होती है, पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था, पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था को क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा कहते हैं। और ये जस्ट उसका अपोजिट है, पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था। पदार्थ की जो सबसे ठंडी अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बोस-आइंस्टीन संघनित अवस्था।
प्लाज्मा अवस्था जो होती है वो गर्म स्थानों पर मिलती है, जैसे गर्म स्थान जैसे सूरज हो गया ना, जहाँ पे बहुत अधिक ताप होगा वहाँ पर ये मिलेगी। जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं, सूरज है, सूरज किससे, हाइड्रोजन गैस पे मिलकर बना है। अब सूरज पर क्या है बेटा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में वहाँ रह नहीं पाएगी, ये परमाणुओं के रूप में अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि उनके बीच का बंध टूट जाएगा और हाइड्रोजन के दोनों परमाणु अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन के दोनों परमाणु जैसे ही अलग होंगे, अभी भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये जो हाइड्रोजन का परमाणु है ये अभी भी सुरक्षित नहीं है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से बाहर कर देगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, ये जो अवस्था बन गई, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर किया ये एक अवस्था बनी, जहाँ पे जो कण है वो गैसीय रूप में, जो गैसीय कण है वो आयन के रूप में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मा अवस्था। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। इसी क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा का सिंपल सा मतलब है, प्लाज्मा एक प्रकार की गैसीय अवस्था है, यहाँ हम लिख देते हैं, यह एक गैसीय अवस्था है जिसमें कण आयन के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं बेटा, आयन के रूप में रहते हैं। तो प्लाज्मा एक प्रकार की गैसीय अवस्था है जिसमें कण किस रूप में रहते हैं बेटा, आयन के रूप में। जैसे सूरज पर प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। हम लोग डेली लाइफ में जो 100 वाट के बल्ब जलाते हैं, पीले पीले, जिनमें नियॉन या ऑर्गन गैसेस भरी होती हैं, उनमें क्या होता है, जब हम जलाते हैं, ठीक है, बल्ब ऐसा होता है हमारा कुछ, यहाँ पे क्या लगा होता है, फिलामेंट ऐसे लगा होता है ना, ऐसा कुछ होता है, फिलामेंट लगा होता है, इसमें गैस भरी है, मान लो नियॉन गैस भरी। जब हमने इस बल्ब को जलाया, बल्ब को जलाते ही इस फिलामेंट, भाई ये जो तार लगे हैं, इससे बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है यहाँ, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ हो जाता है, गर्म हो जाता है, आप लोग जलाने के बाद छूते होगे, बहुत गर्म जल जाते होगे, कभी कभी जले होगे, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाने के कारण यहाँ जो गैस है, ये गैस इस रूप में रह नहीं पाती, ये भी क्या हो जाती है, आयनित हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकती है। तो उस बल्ब के अंदर भी क्या मिलता है बेटा, हमें प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। तो डेली लाइफ में बल्ब में हमें देखने को मिल सकती है। बाकी जो जितने भी गर्म ग्रह उपग्रह हैं, है ना, वहाँ पे जो गर्म तारे हैं जैसे सूरज, है ना, तो यहाँ पे हमें प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलती है। और पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था बोस-आइंस्टीन संगणित अवस्था होती है। और जो कण इस अवस्था को दर्शाते हैं, जो कण इस अवस्था को दर्शाते हैं वो बोसॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, बोसॉन्स कहलाते हैं। तो ये होती है, बस इतना ध्यान रखना है, पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था बोस-आइंस्टीन अवस्था है, पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था आपकी प्लाज्मा है। बस ये कहानी इसको याद रखनी, ठीक। ये तो हो गई किसकी बात, भौतिक वर्गीकरण की बात। चलिए अब हम लोग द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण की बातें करेंगे, रासायनिक वर्गीकरण की बातें करेंगे। उससे भी पहले एक छोटी सी और बात भी करनी है। कौन सी बात है सर, बताइए जल्दी से। बात ये है कि बेटा जैसे द्रव्य है और जो पदार्थ है, हम लोग केमिस्ट्री में सामान्यतः सब्सटेंस की बात करते हैं, पदार्थों की बात करते हैं, और हमने एक परिभाषा कही कि भैया द्रव्य का अध्ययन ही केमिस्ट्री है। तो क्या ये जो द्रव्य है और ये जो पदार्थ है, क्या दोनों सेम चीज़ें हैं या दोनों में कुछ अंतर है? क्या दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ है या दोनों में कुछ अंतर है? तो बेटा जो द्रव्य है और जो पदार्थ है उसकी हम बात करें तो जितने भी द्रव्य हैं, अगर हम बात करें तो जितने भी द्रव्य हैं वो सभी तो पदार्थ नहीं हैं, लेकिन जितने भी पदार्थ हैं वो सारे द्रव्य हैं। सभी पदार्थ द्रव्य होते हैं लेकिन सभी द्रव्य पदार्थ नहीं होते हैं। फिर कौन से द्रव्य पदार्थ होते हैं? तो वे द्रव्य जिनमें कुछ, या हम सिंपल से कहते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन संभव है। वे द्रव्य जिनमें रासायनिक परिवर्तन संभव है।
वही क्या है बेटा, पदार्थ हैं, वही क्या है, पदार्थ हैं, और उन्हीं का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो ऐसे द्रव्य जिनमें रासायनिक परिवर्तन संभव है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वे द्रव्य जिनमें कुछ विशेष गुण होता है जिनका हम अध्ययन करते हैं। भाई दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे द्रव्य हैं। अब ऐसा तो नहीं कि किसी को भी मुँह उठा के चले गए, भैया इधर आओ हम तुम्हारे बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, कि कोई भी टहल रहा है घूम रहा है, इधर आओ हम केमिस्ट्री के टीचर हैं, हम तुम्हारे बारे में अध्ययन करेंगे फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी द्रव्य हैं दुनिया ब्रह्मांड में, जितनी भी चीज़ें हैं, जरूरी थोड़ी कि हर चीज़ का अध्ययन किया जाए। हर चीज़ पदार्थ है। पदार्थ केवल वही चीज़ें हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन संभव है, ये जिनमें कुछ विशेष गुण है जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सभी पदार्थ तो द्रव्य हैं, लेकिन सभी द्रव्य पदार्थ नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, तो पदार्थ द्रव्य में अंतर समझ गए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलो इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। बाकी ये जो आपका नोट्स है, ठीक है, कोशिश करेंगे ये जो है इसको क्या करेंगे, आपका जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, ठीक है, इसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करेंगे। ये जो क्लास में नोट्स रहेगी तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के नीचे रहेगा। तो ऐसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे PDF के फॉर्म में, एक्सपोर्ट करके और फिर आपको जो है उस PDF को हम भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्लास की भी नोट्स हो जाएगी और अपनी तो आप बना ही रहे होगे, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे अच्छे। ठीक, तो इसलिए जो है आप नोट्स बनाते चलेगा। चलिए रासायनिक वर्गीकरण की बात आएगी। तो रासायनिक रूप से पदार्थ को दो तरह से वर्गीकृत किया गया। एक शुद्ध पदार्थ और एक बेटा आपका अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हो आप, मिश्रण कहते हो, है ना। चल, ये जो शुद्ध पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ को भी मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया। एक आपका तत्व, एक आपका यौगिक। फिर तत्व हैं इनको भी मुख्यतः तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो आपकी धातु, दूसरी आपकी अधातु और तीसरी आपकी उप धातु। तो मेन तीन तरह की होती हैं। ठीक, और यौगिक को फिर दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक तो स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पे बेटा दो तरह का होता है। एक आपका कार्बनिक यौगिक और एक आपका हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। एक आपका क्या हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक। और फिर दूसरा जो वर्गीकरण होगा वो हो जाएगा किसके आधार पर, मान लो वो हो जाएगा रस समीकरण मिति के आधार पे। रस समीकरण मिति के आधार पर। तो रस समीकरण मिति के आधार पे जो होता है वो भी दो तरह का, एक तो रस समीकरण मितीय यौगिक, रस समीकरण मितीय यौगिक, और दूसरा जो होगा आरस समीकरण मितीय यौगिक। एक रस समीकरण मितीय यौगिक और एक बेटा आरस समीकरण मितीय यौगिक। और ये मिश्रण को तो आप जानते हो दो तरह का होगा, एक होगा समांगी और एक होगा विषमांगी। ठीक, तो ये आपका जो है ये क्या हो जाता है बेटा, ये आपका वर्गीकरण है किसका, द्रव्य पदार्थों का। तो पदार्थों का जो वर्गीकरण होता है वो कुल इस प्रकार से, पदार्थों को मुख्यतः दो भाग में रासायनिक वर्गीकरण, एक शुद्ध पदार्थ एक अशुद्ध पदार्थ जिसे हम मिश्रण कहते हैं।
शुद्ध पदार्थ में तो एक तत्व, एक यौगिक तत्व, 3 तरह के धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक का वर्गीकरण 2 आधार पे, एक स्रोत के आधार पे कि वो किससे मिल रहे हैं, और एक रस समीकरण मिति के आधार पर, मतलब उसमें जो परमाणु है उनका अनुपात के आधार पर। और मिश्रण 2 तरह के, समांगी विषमांगी। इनकी बात चलिए करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, तो इसको आप ऐसे ही ग्राफ बना लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बातें करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो बात आ रही है वो क्या आती है बेटा, सबसे पहले बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अब उन कणों में परमाणु, अणु, आयन कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार का कण दिखाई दे, कोई भी पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार का क्या होता है बेटा, कण दिखाई देता है, वही हमारे क्या होते हैं, वही हमारे होते हैं शुद्ध पदार्थ, ठीक है। भाई कोई भी चीज़ शुद्ध कब है, जब हम क्या कहते हैं कि भैया इसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट ना होने का मतलब उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं मिली, एक ही चीज़ है उपस्थित, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें हम क्या कहेंगे, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें मिलावट ना हो, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, वही क्या शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ में 2 आती हैं, जैसे कि हमने आपको कहा तत्व, एलिमेंट। तो एलिमेंट की कहानी समझिए, ठीक है, बेसिक सी कहानी अभी समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हर चीज़ के लिए अपना एक चैप्टर है, तत्वों के लिए फिर हम तत्वों का वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में जानेंगे, है ना। तो तत्व की बात करें तो वे पदार्थ जो जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के क्या उपस्थित होते हैं बेटा, परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तत्व। तो वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, तत्व। जैसे अगर हम उदाहरण बात करें इनका, तो इनका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे आपका आयरन हो गया, है ना भाई। लोहा, शुद्ध लोहा है तो उसमें केवल लोहे के ही परमाणु होंगे, है ना। कॉपर हो गया, शुद्ध कॉपर में केवल Cu के ही परमाणु होंगे, है ना। आपका एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, तत्व ही तो है। ये सब क्या है, तत्व ही तो है भाई। एक ही प्रकार का परमाणु इसमें उपस्थित होता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और हमारे पास आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, आपको पता ही है। तो ऐसे तत्व जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, हमारे ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। या हम एक और चीज़ कह सकते हैं, किसी पदार्थ का सरलतम रूप, क्या कह सकते हैं बेटा, किसी पदार्थ का सरलतम रूप, अर्थात वह पदार्थ जिसे और सरल रूप में परिवर्तित ना किया जा सके, और सरल रूप में परिवर्तित ना किया जा सके। तो वे पदार्थ जिसे और सरल रूप में परिवर्तित ना किया जा सके, वो तत्व है। जैसे लोहा है, चाहे जैसे सोना है, चाहे सोने का आप हार बनवा लो, अब उस हार का एक टुकड़ा निकाल लो तो जो छोटा टुकड़ा है वो भी तो सोना कहलाएगा। ऐसे नहीं सोने को पीट पीट के पतला बना दिए तो वो लोहा बन गया, सोने को जला दिए, गला दिए तो गलने के बाद वो कुछ और बन गया, ऐसा नहीं है। तो तत्व जो होता है वो सरलतम रूप में होता है। किसी पदार्थ का सरलतम रूप ही क्या है, तत्व है। और तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक। चलो, तो ये तो कहानी हो गई तत्व की, नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो, फिर जैसा कि बात है, हम लोग बात करेंगे इसके तत्व के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, तत्व 3 प्रकार के हमने बताए। एक धातु, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी सबके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे तो हमें डिटेल में इनके बारे में पढ़ना ही। 3 तरह के हमने बताए, धातु, अधातु और उपधातु।
तो धातु क्या है, आधातु क्या है और उपधातु क्या है, इनकी बातें हम करेंगे। चलिए, तो धातु का सिंपल सा मतलब है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, त्याग करके धनायन बनाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं वही क्या है, धातु हैं। वही क्या है, धातु हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो उदाहरण के लिए जैसे आप बात करेंगे तो आपका सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर एक धनायन बना सकता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी धनायन बनेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के धनायन बना सकता है, आयरन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना सकते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं वो क्या हो सकते हैं बेटा, हमारे धातु होते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, वो हमारी अधातु है। जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Cl- बनेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा O2- बनेगा, है ना। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके N3- बना सकता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके F- बना सकता है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो क्या है भाई, वो अधातु हैं। और वे तत्व जो धातु व अधातु, धातु व अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं, दोनों के गुणों को दर्शाते हैं, वही क्या कहलाते हैं बेटा, वही हमारे उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन की बात करें तो बेटा ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, वो भी कर सकता है ना। तो हमारे जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे उपधातु हैं जिनके पास धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं बेटा, उपधातु होते हैं। जिनके पास धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं वही हमारे क्या होते हैं बेटा, उपधातु होते हैं। चलिए, तो ये तो इनकी कहानी हो गई तत्वों के बारे में, ठीक है। चलिए, अब बातें करेंगे हम लोग यौगिक के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यौगिक की बातें करते हैं थोड़ी सी। चलिए, तो यौगिक क्या है बेटा, कंपाउंड क्या है, तो वे पदार्थ जो 2 या 2 से, जिनमें कम से कम 2 अलग अलग तत्व तो उपस्थित हों ही, तो 2 या 2 से ज़्यादा तत्व तो उपस्थित होंगे लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। किसमें होंगे, एक निश्चित अनुपात में होंगे। तो वे पदार्थ जिनमें दो या अधिक तत्व, वे पदार्थ जिनमें 2 या अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। आप चाहे संयोग करते हैं कह दीजिए या उपस्थित होते हैं कह दीजिए, उपस्थित होते हैं, यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनमें 2 या अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक। अब यौगिक की खास बात क्या है बेटा, यौगिक के गुण अपने अवयवों के गुणों से, अवयवों का मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, भिन्न होते हैं। मतलब जो भी यौगिक होगा उसके गुण अपने अवयवों के गुणों से क्या होते हैं बेटा, भिन्न होते हैं। जैसे हम कार्बन की बात करें, कार्बन एक धातु है, कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन हमारी गैस है, लेकिन अब इन दोनों के संयोग से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों जो है अधातु हो गई,
ये आपकी गैसीय अवस्था में हो गई। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ना तो कार्बन का कोई गुण होगा ना तो इस ऑक्सीजन का कोई गुण होगा। इसके गुण इन दोनों से बिल्कुल अलग होंगे। ये एक प्रकार की अम्लीय गैस होती है। कैसी होती है बेटा? अम्लीय गैस होती है। तो जैसे ये एक यौगिक है तो इस यौगिक के गुण इसके अवयवों से बिल्कुल अलग होंगे। मतलब इसमें न तो कार्बन का कोई गुण होगा ना तो ऑक्सीजन का गुण, इसका गुण इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। और इसकी क्या खास बात है? इसके अवयवों को, यौगिक के अवयवों को सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक के अवयवों को सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे पता चला CO2 को आप गर्म कर दो तो C अलग हो जाए, वो अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे पानी है भाई, अगर आप देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से जल बना, तो क्या आप इस पानी को गर्म करोगे तो ऐसा होगा क्या कि हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं। पानी गर्म करने पर पूरा का पूरा पानी क्या होगा? वाष्प अवस्था में बाहर निकलेगा। पूरा का पूरा पानी क्या होगा बेटा? वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। तो सिंपल सी कहानी है कि यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुण से अलग होंगे, और जो यौगिक होगा उस यौगिक के अवयवों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग करना संभव नहीं होता। ये इनकी कहानी है। ठीक, ये यौगिक की कहानी है। अब जैसा कि हमने बताया कि जो यौगिक हैं वो यौगिक भी कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? स्रोत के आधार पे और रस समीकरण मिति के आधार पे, है ना। चलिए, तो यौगिक का जब हमने वर्गीकरण किया तो यौगिक का वर्गीकरण दो तरह से किया। यौगिक का वर्गीकरण कितने तरह से किया बेटा? दो तरीके से। एक तो स्रोत के आधार पर, एक किसके आधार पे? स्रोत के आधार पर। मतलब स्रोत का मतलब वो किससे मिल रहे हैं। तो स्रोत के आधार पर तो एक हमने बताया कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक मतलब क्या है? वे यौगिक जो जीवों से मिलते हैं, जीवों से मिलने वाले यौगिक या जीवों में पाए जाने वाले यौगिक जो होंगे वो कार्बनिक यौगिक हैं। जीव मतलब जंतु हो गए, हम हो गए, पौधे हो गए, जिसमें भी जीव है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें भी जीव है, जीवन है, तो जीवों से मिलने वाले जो भी यौगिक होते हैं वो सारे कार्बनिक हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे पौधों में मिलता है सेलुलोज, है ना, कार्बनिक यौगिक है। जो आपका स्टार्च है, कार्बनिक यौगिक है। जैसे हमारे अंदर, है ना, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक हैं, है ना। जो क्या होते हैं, प्रोटीन विटामिन होते हैं, है ना, एमिनो अम्ल हैं हमारी बॉडी में, वो सब क्या है बेटा? कार्बनिक अम्ल हैं, है ना। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कार्बनिक अम्ल है, DNA RNA कार्बनिक अम्ल है। तो जीवों में मिलने वाले जो यौगिक है वो कार्बनिक होते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो जैसा कि आपको पता ही है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल से मीनिंग है जीवों के अतिरिक्त अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले यौगिक। जीवों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले यौगिक, अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले यौगिक जैसे बेटा हमें भूपर्पटी से जो मिलता है, जैसे खनिज, है ना। भूपर्पटी में क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। समुद्र में जो लवण मिलते हैं, NaCl, KCl, ये सब तो जो समुद्र से मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, भूपर्पटी से मिलते हैं, खनिज जो होते हैं वो सारे क्या है? वो सारे आपके अकार्बनिक में आ जाएंगे। जैसे आपका नमक अकार्बनिक यौगिक है ना, KBr अकार्बनिक यौगिक है। ये सब समुद्री लवण है। KI हो गया, है ना, ये सब समुद्री हैं। आपका खनिज हो गया, आयरन पायराइट हो गया, कॉपर पायराइट हो गया, गैलेना हो गया, जो खनिज भूपर्पटी से मिलते हैं।
ये सब क्या है, ये सब आपके आकार्निक यौगिक हो जाते हैं। फिर हम इधर बात करें अगर, तो इधर पहला कौन सा होगा, रस समीकरण मिति के आधार पर, रस समीकरण मिति के आधार पर। तो रस समीकरण मिति का मतलब क्या है, रस समीकरण मिति का सिंपल सा मतलब है बेटा कि तत्वों के जो परमाणु हैं उनका अनुपात, तत्वों के परमाणुओं के अनुपात के आधार पर। पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा यही रस समीकरण मितीय यौगिक। तो इसके लिए सिंपल से एक रासायनिक संयोग का नियम है जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा, और मान लीजिए नहीं सुन रखा तो अभी इस चैप्टर में आप फिर से आगे पढ़ोगे। तो वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, रस समीकरण मितीय यौगिक कहलाते हैं। ऐसे सभी यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। अब सर ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है, तो स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि भैया किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है। जैसे इसमें तत्व इसका 56, इसका 16, ठीक है। आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात 7:2 का है। तो किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो हमेशा स्थिर होता है। ये है कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम। अब जब कोई यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन ना करे, आरस समीकरण मितीय यौगिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। तो इनमें क्या होंगे, वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन ना करें, अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आरस समीकरण मितीय यौगिक। जैसे ये FeO है, तो होता क्या है, इस FeO में कभी कभी डिफेक्ट के कारण, दोष के कारण ये FeO कुछ ऐसा हो जाएगा, Fe.93O कुछ ऐसा हो जाएगा, या 0.93 की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो देखिए अब आयरन जो है, आयरन का अगर आप अनुपात देखेंगे तो 0.93 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो आयरन का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 0.93 × 56 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16। तो ये अनुपात जो आएगा 0.93 × 7:2। तो 7 से करोगे, 7 कम 7, 7 × 21, 2, 9 7 63, 2 65। तो 6.51 अब देखिए आयरन के ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात होना चाहिए था 7:2, लेकिन जब उसमें कोई दोष आया और वो इस तरह का दिखने लगा कुछ, तो इसमें द्रव्यमान का अनुपात है 6.5:2। तो हो क्या रहा है कि इस यौगिक में स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 7:2 हमेशा होना चाहिए, जो कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जब किसी यौगिक में स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आरस समीकरण मितीय यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा, आरस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आरस समीकरण मितीय यौगिक। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये हो कैसे जाता है, आइए इसकी बात करते हैं। जैसे FeO की बात करें, FeO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है भाई, धनायन और ऋणायन जो है वो एकांतर क्रम पे होते हैं। आयनिक यौगिक में जो भी धनायन ऋणायन है वो एकांतर क्रम पे इस तरह से
व्यवस्थित हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका एक आयनिक यौगिक का क्रिस्टल है FeO का, ठीक है, ओके। 8 आयरन के आयन है और 8 ही ऑक्साइड के आयन है, दोनों का रेशियो 1:1 है, द्रव्यमान का अनुपात 7:2 है। अब बाई चांस मान लीजिए यहाँ क्या हो जाए, आवेश भी देख लो, 1 पर 2 आवेश है तो 8 पे 16, धनावेश भी 16, ऋणावेश भी 16, भाई न्यूट्रल है। यौगिक को उदासीन होना चाहिए, कोई भी यौगिक जो है उसका उदासीन होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो फिर जब हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो भाई हम लोग हमेशा शुद्ध तो बना नहीं पाते, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं। तो जब इस यौगिक को भी हमने बनाया तो इस यौगिक को बनाते समय देखो, आपको पता होगा आयरन जो है वो 2 तरह की Fe2+ भी बना सकता है और Fe3+ भी बना सकता है, आपने देखा होगा। जब हम ये यौगिक बना रहे थे तो बनाते समय हुआ क्या, कुछ जगह पर यौगिक में कुछ जगह पर 2+ की जगह 3+ वाले आयन आ गए। अब जब 2 की जगह 3+ वाले आयन आ गए तो हुआ क्या, अब जो धनावेश पहले 16 था अब वो धनावेश बढ़ चुका 18 हो गया और ऋणावेश हो गया 16, यौगिक धनावेशित हो गया। तो भैया यौगिक को तो होना चाहिए उदासीन, धनावेशित हो ही नहीं सकता। तो उदासीन होने के लिए 2 धनायन कम करना पड़ेगा। तो जब 2 एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त संयोजकता वाले धनायन आ गए हैं तो एक 2+ संयोजकता वाला धनायन यहाँ से गायब हो जाएगा। इस प्रकार से क्रिस्टल में दोष आ गया। अब भाई आवेश तो संतुलित हो गया, आवेश 16-16 न्यूट्रल हो गया, लेकिन आयन देखो तो आयरन की संख्या अब बची 7 और ऑक्साइड आयन बचे अब 8। भाई आयरन के जो भी आयन हैं 2+ 3+ मिला के वो 7 हो गए और ऑक्साइड आयन 8 है। अब यहाँ पे अगर अनुपात देखें तो अनुपात लगभग ये 1 देखोगे और 8 9 72 लगभग ये 9 आ जाएगा, 0.9। तो आयरन अब कितना बचा, आयरन बचा 0.9 और ऑक्सीजन कितना बचा, ऑक्सीजन बचा 1। अब इनके द्रव्यमानों का अनुपात 0.9 × 7:2, तो कितना हो जाएगा 6.3:2। तो वास्तविकता में अनुपात होना कितना चाहिए था, 7:2। लेकिन क्योंकि परमाणुओं का अनुपात ही बदल गया, परमाणु सरल अनुपात में नहीं रहे, तो जब परमाणु सरल अनुपात में नहीं रहेंगे तो द्रव्यमान का अनुपात तो बदल ही जाना है। तो जब किसी यौगिक में क्या होता है, जब किसी यौगिक में दोष उत्पन्न हो जाए तो दोष उत्पन्न हो जाने के कारण उसमें क्या हो जाता है, परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात नहीं रह जाता, परमाणु सरल अनुपात में नहीं रह जाते। और जब सरल अनुपात में नहीं रह जाते हैं तो फिर उनके द्रव्यमानों का अनुपात बदल जाता है, और द्रव्यमानों का अनुपात बदल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि बेटा जो यौगिक है वो आरस समीकरण मिति हो गया है। तो जो द्रव्यमान स्थिर अनुपात के नियम का पालन करेगा वो क्या है, वो आपका रस समीकरण मिति है। जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करेगा वो आरस समीकरण मिति होता है। समझ गए होगे बात को। चलिए, आरस समीकरण मिति यौगिक कौन बनाएगा, वही बना सकता है जिसके पास एक से ज़्यादा प्रकार की संयोजकता होगी। आरस समीकरण मिति यौगिक केवल वही परमाणु या आयन बना सकते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा संयोजकता है। जैसे ये बना सकता है, आपका कॉपर बना सकता है, +1 +2 दर्शाता है। आपका निकिल बना सकता है, 2 + 3+ होता है। जिंक नहीं बना सकता, क्यों, इसके पास केवल 2+ होता है ना। तो साधारणतः सिंपल सी कहानी है कि भैया वे यौगिक जिनके पास एक से अधिक प्रकार की संयोजकताएं होंगी वो सामान्यतः बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो यौगिकों की पूरी कहानी भी समाप्त। अब चलते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब मिश्रण, मिक्सचर। तो 2 या अधिक पदार्थों को के किसी भी अनुपात में मिलने पर, किसी भी अनुपात में मिलने पर प्राप्त पदार्थ। भाई इसमें भी 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ या तत्व हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व या पदार्थ जब किसी भी अनुपात में मिल जाएं तो बन जाता है क्या, मिश्रण। मिश्रण का गुण क्या है, इसके गुण अवयवों
के गुणों को दर्शाते हैं, अवयवों के गुणों को दर्शाते हैं। जैसे शरबत की बात करें, शरबत एक मिश्रण है, तो शरबत में पानी है, चीनी है, नमक है, नींबू है। पानी मिलाया, चीनी मिलाया, नमक मिलाया, नींबू मिलाया, शरबत बन गया। अब जो शरबत बना है उस शरबत में चीनी की मिठास भी होगी, नमक का जो नमकीन टेस्ट है वो भी आएगा, नींबू का जो खट्टापन है वो भी रहेगा, पानी तो है ही। तो जो शरबत है वो एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि उसमें जो जो चीज़ें मिलाई गई उस सब के गुणों को दर्शा रहा है। तो मिश्रण के गुण अवयवों के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, मिश्रण के अवयवों को साधारण विधियों जैसे गर्म करना या छानना आदि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे चीनी में पानी मिला है, पानी में चीनी मिला है, या हम ऐसे कहें पानी में मान लो हमने बालू मिला दिया, तो पानी और बालू मिलाए तो ये मिश्रण बना। तो क्या इस मिश्रण को अलग करना संभव? बिल्कुल, छान लो, पानी को छान दो कपड़ा लगा के, बालू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो मिश्रण के अवयवों को साधारण विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है बेटा? अलग किया जा सकता है। मिश्रण के अवयव साधारण विधियों द्वारा क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मिश्रण की कहानी हो गई। मिश्रण दो प्रकार का, एक समांगी मिश्रण और दूसरा बेटा विसमांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या है, विसमांगी मिश्रण क्या है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा ना जा सके, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा ना जा सके तो उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे पानी और चीनी को मिलाओ, क्या उन्हें अलग अलग देख सकते हो मिलने के बाद? नहीं। जैसे पानी में नमक को मिलाओ, क्या इन्हें अलग अलग देखा जा सकता है? नहीं। तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा ना जा सके वो समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण के लिए प्रावस्था का मान हमेशा एक होता है। अब ये सर प्रावस्था क्या होती है? तो प्रावस्था का सिंपल सा मतलब है जब अलग अलग अवस्थाओं में उपस्थित पदार्थों को मिला दीजिए और आपको एक एकल अवस्था दिखाई दे। जैसे पानी द्रव अवस्था में है, चीनी ठोस अवस्था में है, पानी और चीनी को मिलाया तो जो विलयन बना वो द्रव अवस्था में है, तो अंतिम अवस्था एक हो गई, तो वही प्रावस्था का मान एक हो गया। जब पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके, जैसे पानी में बालू मिला दीजिए, पानी में तेल मिला दीजिए, है ना, पानी में मिट्टी मिला दीजिए, इन्हें क्या देखा जा सकता है? किया जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है। तो जब पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? विसमांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण की जो प्रावस्था होगी उसका मान हमेशा एक से ज़्यादा होगा। जैसे पानी तेल ऊपर दिख रहा, पानी अलग दिख रहा, तो अवस्थाएं दो दिख रही। पानी में बालू अलग दिख रहा, पानी अलग दिख रहा, दो अलग अलग अवस्थाएं दिख रही, प्रावस्था दो हो गई। तो विसमांगी मिश्रण में प्रावस्था हमेशा एक से ज़्यादा होगी, समांगी में प्रावस्था हमेशा एक के बराबर होगी। जितनी भी गैसें हैं, गैसें हमेशा समांगी मिश्रण बनाएंगी, ठोस हमेशा विसमांगी मिश्रण बनाएंगे, द्रव समांगी विसमांगी दोनों बना सकती हैं। ठीक है, पानी में अल्कोहल समांगी है, पानी में तेल विसमांगी, पानी में तेल दिखाई देगा, अल्कोहल में पानी नहीं दिखाई देगा। ये कहानी, दूध में पानी नहीं दिखाई देगा। तो समांगी द्रव समांगी विसमांगी दोनों बनाएगा, और ठोस हमेशा विसमांगी, गैस हमेशा समांगी। तो ये तो द्रव्य के वर्गीकरण की कहानी यहाँ से क्या हो जाती है बेटा? समाप्त हो जाती है। और बेसिक चीज़ें भी यहाँ से क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तत्वों के और यौगिकों के कुछ गुण हैं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो मेन चैप्टर शुरू होगा वो शुरू होगा परमाणु से, है ना, अणु से। फिर परमाणु के लिए कैलकुलेट करेंगे परमाणु भार, है ना, फिर अणु के लिए कैलकुलेट करेंगे अणु भार। फिर परमाणु के 3 तरह के परमाणु भार होते हैं, एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह इसके लिए भी एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर यहाँ से हमें जानना है ग्राम परमाणु के बारे में, उसकी कैलकुलेशन करनी है, और यहाँ से हमें जानना है ग्राम अणु के बारे में, उसकी कैलकुलेशन करनी है। ग्राम अणु या बोले तो या ग्राम परमाणु बोले तो इनका मतलब मोल ही होता है, तो सिंपल सा मोल की कैलकुलेशन करनी है ना। तो अब ये मेन चैप्टर धीरे धीरे हम लोग मोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर वो तो मोल कॉन्सेप्ट है ही है भाई, इसमें हम लोग को मोल के बारे में ही सीखना है। तो बेसिकली अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, मोल की शुरुआत हो जाएगी, मोल तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपने लास्ट तक देखी हो तो आपको क्लास देखने के लिए धन्यवाद बेटा, ठीक है। आप अपने लिए भी एक धन्यवाद अपने से भी ले लीजिए, क्योंकि आपने क्लास को लास्ट तक देखा, और जैसे आज आपने क्लास को लास्ट तक देखा ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और जब भी आपको क्लासेस मिलती जाएं, अब रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी, और 11th और 12th अल्टरनेट डे पे, जैसा कि हमने बताया था, आज 11th मिली है तो अब आज से तीसरे दिन 11th मिलेगी, ठीक है। परसों 11th मिलेगी, कल 12th, फिर 11th 12th 11th 12th अल्टरनेट ऑर्डर पे भी चलेगी, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। टाइम मैनेज होता जाएगा तो फिर जो है रेगुलर बेसिस पर क्लासेस आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, रेगुलर एक एक क्लास फिर आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी अपनी बनाए रखिए, और अनुशासन के साथ रेगुलरिटी भी मेंटेन रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।